तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है 0.92। फ्लैशबैक। धमाका एक बड़े ब्लास्ट से वहां सड़क पर पड़ी गाड़ी फट गई। वो आवाज इतनी तेज थी कि दूर खड़े लोग तक कंप उठे। धमाके की आवाज सबके कानों में गूंजने लगी, मगर आराधना और हर्षित बचकर थोड़ी दूरी पर पहुंच चुके थे। आराधना ने अपनी गोद में पकड़ी बच्ची को जोर से अपने सीने से लगाया हुआ था। वो बच्ची मगर अभी भी रो रही थी। आराधना और हर्षित आंखों में खौफ लिए उस आग को देख रहे थे। अचानक वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड भी आ पहुंची। वहां पहुंचते ही एक पुलिस वाले ने सामने खड़े हर्षित को देख कहा, ये बच्ची कहाँ से मिली आपको? और ये बच्चा? उन्होंने उस छोटे से लड़के के सर पर खून देख कहा, जो छोटा सा कट था मगर उससे खून निकल रहा था। हर्षित धीमी आवाज में सामने जलती गाड़ी को देख बोला, गाड़ी में। बस ये कहते हुए वो चुप हो गए। कुछ घंटों बाद पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बैठे किसी से फोन पर बात करते हुए बोले, ठीक है, पता लगाओ उसके ट्रक ड्राइवर का और उस आग लगी गाड़ी को देखो, चेक करो कि ये सब कैसे हुआ। हो सकता है कि ये धमाका किसी की साजिश हो। ये कहते ही उन्होंने फोन रख दिया। उनके ठीक सामने हर्षित बैठे थे। उन्हें देख इंस्पेक्टर बोले, मिस्टर मल्होत्रा, देखिए हमने जांच शुरू कर दी है, मगर अब तक उस ड्राइवर का पता नहीं चला और नहीं इस एक्सीडेंट से जुड़ी किसी और बात का। उन्होंने इतना ही कहा था। ये सुनते ही हर्षित फिर बोले, अच्छा, और उन दोनों बच्चों का क्या? उनका कोई परिवार? उसने इतना ही कहा था कि तभी इंस्पेक्टर फिर बोले, सर, हमने अपने कुछ पुलिस वाले उनके घर पर भी भेजे मगर वहाँ नौकरों के अलावा और कोई नहीं था। एक नौकर ने बताया कि वो दोनों वहाँ अकेले रहते हैं। उनके कोई माँ बाप नहीं थे और न ही कोई रिश्तेदार। जो थे तो उनसे भी काफी सालों पहले ही सबने दूरी बना ली थी। ये सुनते ही हर्षित की आंखें गहरी हो गईं। वो कुछ कहते इससे पहले इंस्पेक्टर बोले, मगर आप चिंता मत करिए, बच्चों को हम एक अनाथ आश्रम भेज देंगे। ये सुनकर हर्षित कुछ कहते उससे पहले पीछे से आराधना की आवाज आई। ये सुनकर सबका ध्यान आराधना की तरफ गया। आराधना वहां आए और बोली, इंस्पेक्टर, आप बच्चों की चिंता मत करिए, वो अब हमारे साथ रहेंगे। ये कहते हुए वो हर्षित की तरफ देखने लगी। वहीं इंस्पेक्टर बोले, जी मगर मैडम। तभी हर्षित भी बोले, देखिए, बच्चों के बारे में हम सोच लेंगे, अगर उनका कोई नहीं है तो हम उनका ख्याल रखेंगे। ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर आगे कुछ न कह सके। वो बोले, ठीक है सर, आपको जैसा ठीक लगे। हर्षित मल्होत्रा एक बहुत बड़ा नाम और एक बड़े बिजनेसमैन थे। पूरे इंदौर में उनका नाम चलता था। सब तो उन्हें बिजनेस टाइकून के नाम से भी जानते और आराधना उनकी पत्नी पैसे से एक डॉक्टर थी। हर्षित इंस्पेक्टर को देख बोले, ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर आगे कोई जानकारी मिले तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये कहते हुए हर्षित आराधना साथ अपने थाने से बाहर निकल गए। बाहर अपनी गाड़ी के पास पहुंच हर्षित आराधना की तरफ देख बोला, आराधना, तुम सच में 2 और बच्चों के लिए तैयार हो? मेरा मतलब पहले ही सोच लो, पहले ही वंश छोटा है और ऊपर से 2 और बच्चे। हर्षित ने इतना ही कहा था कि तभी आराधना बोली, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। और वैसे भी बच्चे काफी छोटे हैं तो उन्हें ये सब समझने में ज्यादा दिक्कत भी होंगी। ये सुनकर अब आगे हर्षित कुछ नहीं बोले और आराधना भी आगे सीट पर बैठ गई। हर्षित उसके बगल में ड्राइविंग सीट पर बैठ सीट बेल्ट लगाते हुए रियरव्यू मिरर से पिछली सीट पर सोए हुए बच्चों को देखने लगे। रियांश के माथे पर बैंडेज लगी थी। प्रियल और रियांश आराम से सीट पर बैठे थे। वहीं आराधना विंडो खोल गाड़ी से बाहर देख रही थी। रह रह कर उनके दिमाग में आज हुए हादसे के ख्याल आ रहे थे। वो ये भी सोच रही थी कि घर पर वो सबको कैसे समझाएगी। हर्षित ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पहले तो रियांश को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। उसके दिल से ये हादसा मिटना काफी मुश्किल था। आखिर उसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप खो दिए, मगर व्योम और वंश के साथ वो भी सब कुछ भूलने लगा। प्रियल पहले ही काफी छोटी थी तो उसे कुछ भी समझाने या बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर पर भी सब रियांश और प्रियल को पहली बार देख और उनके बारे में जानते ही उनके लिए मान गए थे। हर्षित के माँ और पापा हर्षित के फैसले से खुश थे। उन्हें अपने बहू और बेटे की बहादुरी पर नाज था। धीरे धीरे सब सही जा रहा था, मगर एक दिन एक बड़ी आग में सब जल गया। हर्षित, आराधना, उनकी माँ और वंश के चाचा चाची सब खत्म हो गए। उसी रात रियांश से उसकी बहन बिछड़ी थी। रियांश की आंखों की रोशनी चली गई। वंश, व्योम, रियांश और दादाजी तो बच गए थे, मगर उनका सब कुछ खत्म हो गया। सब फ्लैशबैक एंड। दादाजी अपने ख्यालों में खोए थे कि तभी वो सोचते हुए रुक गए और सामने उसके चांद को देख बोले, कैसे कैसे समझाऊं तुम्हें कि वो भी उस रात खत्म हो गया था रियांश, कैसे कि वो उसी रात मर गया। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में
एक आदमी फोन पर बात करता हुआ जोर से चिल्लाया, क्या वो भी गायब है? और रियांश ऑस्ट्रेलिया में है। मगर कैसे? वो तो आज ही वो वहाँ। उस आदमी ने इतना ही कहा था कि तभी फोन की दूसरी तरफ से अजित बोला, जी सर, मैंने अपने कानों से उसका नाम सुना। मैंने उस गौरव को भी उसी क्लब में देखा जहाँ मैं और विलियम थे। मैंने विलियम का पता लगाने की काफी कोशिश की मगर नहीं, वो अपने विला में है और नहीं कहीं और मिल रहा है। ये सुनकर सामने वाले आदमी की पकड़ फोन पर कस गई। उसने फोन रखते हुए कहा, ठीक है, मैं उस रियांश का पता लगाता हूँ। ये कहते ही उसने फोन रख दिया। दूसरी तरफ अजित काट चुके फोन को निहारता हुआ बोला, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप बॉस। उस रियांश मल्होत्रा को कमजोर समझकर उसकी ताकत मैंने उसी रात उन गुंडों से अकेले लड़ते हुए देखी थी। एक बात तो मैं उसी दिन समझ चुका था कि जैसा वो दिखता है वो वैसा नहीं है। ये कहते हुए अजित चुप हो गया। ऑस्ट्रेलिया, जमीन पर पड़ा आदमी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, सामने जमीन पर पड़े आदमी को देखते ही गौरव बोला, ये है विलियम। उसने इतना ही कहा था कि व्योम एक कदम आगे बढ़ गया। उसे देखकर बोले, इसे होश में लाओ। ये सुनते ही उसके पीछे खड़े उस आदमी ने पानी का ग्लास उठाकर विलियम के मुंह पर फेंका। पानी पड़ते ही विलियम की बंद पलकें फड़फड़ाने लगी। अचानक उसकी आंखें खुलीं। वहीं उसे होश में देख व्योम के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। वो उस आदमी को देख बोला, उसके मुंह से वो पट्टी हटाओ ताकि ये बोल सके। ये सुनकर उसके आदमी ने भी वही किया जो व्योम ने कहा। उसने आगे बढ़कर पट्टी हटाई। हटते ही विलियम सामने खड़े के मुंह से अचानक निकला, कौन हो तुम? ये सब क्या? उसने इतना ही कहा था कि तभी व्योम बोला, कहाँ है वो? ये सुनकर विलियम डरते हुए बोला, कौन? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों पकड़ा है मुझे? वो फिर कंपते हुए बोला, देखो, अगर पैसे चाहिए तो मुंह मांगे मिलेंगे, मगर मुझे छोड़ दो, जाने दो। ये सुनते ही व्योम बोला, व्योम मल्होत्रा नाम है मेरा। व्योम का नाम सुनते ही वो आदमी बोलते बोलते अचानक चुप हो गया और आंखें फैलाए व्योम को देखने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में डर था, घबराहट थी। वो कंपते हुए बोला, देखो तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं। बस इसके आगे वो कुछ नहीं बोल सका। उसके शब्द उसके गले में अटक कर रह गए। क्या होगा आगे, क्या है उस आदमी के पीछे की सच्चाई? वही अजित किसी रात की बात कर रहा है। दूसरी तरफ क्या सच बताएगा विलियम व्योम को? आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियाँ भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें या अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया। पढ़ने के लिए अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।